हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जय प्रक्रम। चलिए हम लोग देखते हैं जय प्रक्रम क्या होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब हो गया उनका विकास। जय प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है? पोषण, 2 नंबर में श्वसन, 3 नंबर में परिवहन, 4 नंबर में उत्सर्जन और 5 नंबर में जनन। लेकिन आज हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हमारा परिवहन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं परिवहन क्या होता है। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं या स्रोत हैं उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना, और जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको शरीर से निकालकर बाहर करना, यही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब हम देखने वाले हैं पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। एक कोशिकीय पौधों तथा सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखें। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। यानी जितने भी जटिल बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनके परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम। डायग्राम में आप इसकी आकृति को ध्यान से देख सकते हैं। इस तंत्र के 2 भाग होते हैं। किस तंत्र के? संवहन ऊतक तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा? जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। पहला देखते हैं जाइलम क्या है। यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। यानी जाइलम को हम क्या बोलते हैं? जल संवाहक ऊतक, यानी कि जल को भेजने वाला। यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। यानी कि पौधे के या पेड़ पौधे के जड़ों से खनिज पदार्थों जैसे जल आदि को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है? यह ऊतक पौधों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है, बांटता है। यानी कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसको ये क्या करता है? सभी भागों में बांटता है। अब हम देखेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित मुख्य भेद है। जाइलम एक साइड में और एक साइड में फ्लोएम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिए। चलिए हम 1 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जल पहुंचाना। फ्लोएम में 1 नंबर में देखेंगे, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। जाइलम में 2 नंबर में देखेंगे, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम में कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। फ्लोएम में जो कोशिकाएं कैसी होती है? ये जीवित होती है। 3 नंबर पॉइंट को देखेंगे, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। यानी जाइलम में जो प्रेशर लगता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। फ्लोएम में जो दाब लगता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। 4 नंबर पॉइंट को देखते हैं, जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। उसी प्रकार फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहते हैं। 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होते हैं जबकि फ्लोएम की गति जो होता है सभी दिशाओं में होता है। अब हम आगे पॉइंट देखेंगे, पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि क्या है। पौधों में जल, खनिज लवणों एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन 2 तरह से होता है। पहला क्या है? स्थानांतरण, दूसरा वाष्प उत्सर्जन।
अब हम देखेंगे स्थानांतरण क्या होता है। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के जाने आने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। अथवा स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना। दूसरा पॉइंट इसी में देखेंगे, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग में होता है। यानी कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कहाँ पे होता है, कम सांद्रता वाले भाग में होता है। अधिक जो सांद्रता वाला भाग होता है उसको संभरण सिरे बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, संभरण सिरे कहते हैं। और जो कम सांद्रता वाले भाग होते हैं उसको उपभोग सिरे बोलते हैं। यानी कि एक कम सांद्रता वाला भाग है, इसका लेंगे उपभोग सिरे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वाष्प उत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यानी जितने भी पौधे के वायवीय भाग होते हैं तो वे क्या करते हैं, जल का निष्कासन अपने पत्तियों के द्वारा करते हैं, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिससे क्या करते हैं, बेकार जल को उसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं वाष्प उत्सर्जन में। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया सभी पौधों में समान रूप से नहीं होती है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होती है। जैसे कि एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है, जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। अब हम देखेंगे वाष्प उत्सर्जन का महत्व। पौधे के मूल से चोटी यानी कि जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। अब देखेंगे जंतुओं में परिवहन। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। जंतु में परिवहन की क्रिया 3 अवयवों की सहायता से होती है। पहला कौन सा है, रक्त, 2 नंबर हृदय, 3 नंबर रक्त वाहिनियाँ। इन तीनों अवयव मिलकर परिसंचरण या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है, परिसंचरण या रक्त परिवहन का। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए लसिका तंत्र नामक एक और तंत्र भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। अब हम देखेंगे रक्त क्या है। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है। यानी कि जो हमारा रक्त है वो कैसा पदार्थ होता है, क्षारीय तरल। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। एक औसत मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। यानी कि एक औसत में जो मानव है उसके अंदर कितना खून पाया जाता है, कितना रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला क्या है, प्लाज्मा, और दूसरा रक्त कणिकाएं। अब देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। रक्त में करीब 55% प्लाज्मा होता है। यानी जो रक्त है उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55%। इसका रंग बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला कौन सा, फाइब्रिनोजिन,
और दूसरा हिपेरिन। अब देखेंगे फाइब्रिनोजिन क्या है। यह शरीर के बाहर रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, यानी कि जब हमारा शरीर के किसी अंग पे कोई घाव हो जाता है या कट जाता है और वहाँ से खून निकलता है तो कुछ देर बाद वो खून क्या होता है, जम जाता है। तो किसके कारण जमता है, फाइब्रिनोजिन के कारण। हिपेरिन क्या है, यह शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर थक्का जम जाएगा रक्त का तो हमारा मृत्यु हो सकता है। इसलिए हिपेरिन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा 6 अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है तब प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा की क्या कार्य है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, यानी कि बीमारियों के होने से हमको बचाता है। कौन, प्लाज्मा। यह शरीर में टूटे फूटे अंगों को भरने में भी मदद करता है। अब देखेंगे रक्त कणिकाएँ क्या है। रक्त में रक्त कणिकाएँ करीब 45% होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रक्त कणिका, तीसरा रक्त पट्टिकाणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब देखेंगे लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि RBC क्या है। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को या तिल्ली को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, यानी कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को, क्योंकि इसमें RBC मर जाता है। यहाँ पर जाके RBC क्या होता है, मर जाता है। RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, जिसके कारण DNA टेस्ट नहीं किया जाता। RBC को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना है, यानी कि ऑक्सीजन RBC में घुलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब देखेंगे WBC, यानी कि इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होता है। WBC का भी निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु कहाँ पे, प्लीहा में। इसका जीवन काल 12 से का होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब है 3 नंबर में प्लेटलेट्स क्या है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रक्त के प्रमुख कार्यों को लिखें। तो हम क्या लिख सकते हैं, रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में शरीर के ताप को संतुलित करना, 2 नंबर में गैसों का आदान प्रदान करना, 3 नंबर में श्वसन क्रिया के दौरान बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़े तक पहुंचाना, 4 नंबर में शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, 5 नंबर में फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है। अब देखेंगे हृदय क्या है। ये हमारा हृदय का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें 2 अलिंद पाए जाते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा बायां अलिंद, ठीक है, और इस साइड में हमारा इधर होता है हमारा दायां अलिंद, और इधर होता है बायां अलिंद। नीचे की तरफ होता है दायां निलय,
और इधर होता है हमारा बायां निलय। अब इसका हम परिभाषा देखेंगे कि इसके बारे में हम अगर पूछ दे एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे। बंद मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है, दाईं ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक झुका होता है, जो ब्रेस्ट बोन के पीछे थोड़ा बाएं और डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। यह पसलियों द्वारा सुरक्षित होता है। हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। शरीर का दिल का औसत वजन 330 ग्राम है, यानी कि हमारे जो हृदय है, हार्ट है, उसका वजन कितना होता है 330 ग्राम। यह स्त्री की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। सामान्य हृदय प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य हृदय के कक्ष। मानव हृदय 4 कक्ष या चेंबर या प्रकोष्ठ में विभाजित है, यानी हमारा हृदय कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, जो रक्त ग्रहण करते हैं, और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जो रक्त का क्या करते हैं? निर्वहन या निकास करते हैं। दायां अलिंद क्या होता है? दायां अलिंद शरीर की ऊपरी और निचली वेना कावा के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त का प्राप्त करता है और इसे दाएं निलय में पंप कर देता है, यानी कि एक तरफ से रिसीव कर, दूसरी तरफ से उसको क्या करेगा? आउट करेगा। दायां निलय क्या है? दायां निलय पल्मोनरी सिरा के माध्यम से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है, यानी जो दायां निलय है वो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होते हैं उसको क्या करता है? पंप करता है। बायां अलिंद क्या है? बायां अलिंद पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे बायां निलय में भेज देता है। बायां निलय क्या करता है? बायां निलय हृदय का सबसे मजबूत कक्ष है, जो महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। बायां निलय के संकुचन से ही रक्तचाप या ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा क्या है? हृदय है, हार्ट है, यहाँ पे है दायां अलिंद, यहाँ पे क्या है आपका? बायां अलिंद, और यहाँ पे बायां निलय। ये क्या किया? रक्त को रिसीव और उस यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अंदर से क्या किया? रिसीव किया और यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त को भेज दिया। ये क्या करेगा? इस रक्त को O2 यानी ऑक्सीजन मिलाकर क्या करेगा? इसको बायां निलय के पास भेज देगा और वो रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचेगा। यानी कि रक्त को रिसीव किया यहाँ से, और कौन रिसीव किया? दायां अलिंद। भेजा किसके पास? दायां निलय के पास। कैसा रक्त? वायु ऑक्सीजन रहित रक्त को। और दायां निलय जो है इस रक्त को भेज देगा कहाँ पर? O2 मिलाकर किसके पास? बायां अलिंद के पास। और बायां अलिंद क्या करेगा? उस रक्त को बायां निलय के द्वारा बाहर निकाल देगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, धमनी एवं शिरा में अंतर। धमनी एवं शिरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी क्या है और एक तरफ शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज होता है, जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह क्या होता है? मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग नीला। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है और शिरा कम गहराई में पाया जाता है। 5 नंबर में, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं, जबकि शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नली को शिरा कहते हैं। यानी कि हृदय से जो बाहर जाएगा उसको धमनी कहेंगे, और जो हृदय तक आएगा क्या कहेंगे? शिरा कहेंगे। अब देखते हैं रक्तदाब क्या है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर क्या है? रुधिर वाहिका के विरुद्ध
भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का रक्त दाब 120/80 bp/mm पर Hg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। यानी ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और नीचे वाले को डायस्टोल। रुधिर और लसिका में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। रुधिर और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। रुधिर क्या है? रुधिर का रंग लाल होता है, लसिका का रंग पीला होता है। रुधिर में कणिका पाया जाता है, लसिका में कणिका नहीं पाए जाते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रुधिर में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें फाइब्रोनोजन एंजाइम नहीं पाया जाता है। रुधिर में दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि इसमें सिर्फ एक बहाव एक ही दिशा में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लसिका क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका रंग प्लाज्मा के जैसा हल्का पीला होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि WBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें धमनी और सिरा नहीं पाया जाता, बल्कि लसिका वाहिनी पाई जाती है। प्रमुख कार्य क्या है लसिका के? घाव को भरना, ऊतक की कोशिकाओं को नम रखना या नम रखना, पोषक तत्व एवं हार्मोन का वाहक होना। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिसंचरण तंत्र क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या सिरा में न होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जैसे कि ऑर्थोपोडा, संघचिट्टी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख इत्यादि में। अब होता है दूसरा नंबर, बंद परिसंचरण तंत्र क्या है? जब रक्त का प्रवाह धमनी और सिरा के माध्यम से होता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जैसे कि मानव। आज की क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलेंगे हम अगले क्लास में जय प्रक्रम के किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लाइएगा, हम यही कामना करते हैं। जय हिंद।